हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एब्राप्शियो प्लासेंटा इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एंटीपार्टम हेमरेज का, जिसमें दो कंडीशंस आते हैं, प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्राप्शियो प्लासेंटे। एज यू रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर दैट एंटीपार्टम हेमरेज इज़ अ कंडीशन जहाँ पे ब्लीडिंग, इफ़ द पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बट बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, देन इट इज़ कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। और इसके अंदर में दो कंडीशन आते हैं, जैसे प्लासेंटा प्रीविया एक है और एब्राप्शियो प्लासेंटे। प्लासेंटा प्रीविया पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लें। और उसमें हमने देखा था कि प्लासेंटा इज सिचुएटेड इन द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, एंड सो इट स्टार्ट सेपरेटिंग बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। जबकि एब्राप्शियो प्लासेंटा जो है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ अ कंडीशन वेयर द प्लासेंटा इज सिचुएटेड इन द नॉर्मल प्लेस, यानी कि हाई अपर पोल ऑफ यूट्रस में फंडल एरिया में ही सिचुएटेड रहता है, फिर भी वो प्रीमेच्योरली सेपरेट होने लगता है बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी. So here the definition is it is a form of antepartum hemorrhage where bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta. उसके हम वेराइटीज़ देखेंगे. देर आर 3 टाइप्स: रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड टाइप. रिवील्ड यानी इट इज़ अ कंडीशन वेयर प्लासेंटा सेपरेट्स एंड blood comes out of cervical canal and it is visible externally. This is most common type. Second is concealed. Here placenta separates and blood gets collected between residue and membrane and bleeding is not visible. ये बहुत ही rare condition है. Or mixed type is, in this type placenta separates, some part of blood gets collected inside and some part comes out, and this is again common type of abruptio placenta. You can see here I have brought a picture जिसमें कि ये reveal type है, जिसमें bleeding हो रहा है and it is coming out. जो blood है वो you can see in this picture also, जो blood है वो membrane और uterine wall के बीच से रास्ता बनाकर बाहर निकल जा रहा है. और ये कंसील टाइप है, जिसमें सेपरेट हुआ है बट ब्लड इज गेटिंग कलेक्टेड ओनली बिहाइंड द प्लासेंटा एज ए रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट हेमाटोमा एंड इट इज़ नॉट कमिंग आउट. एंड मिक्स्ड टाइप इज जहाँ पे थोड़ा सा ब्लड जो है वो पीछे कलेक्ट हो रहा है एज ए हेमाटोमा और थोड़ा ब्लड बाहर भी आ रहा है. सो दीज आर द 3 वेराइटीज ऑफ द एब्राप्शियो प्लासेंटे. नाउ लेट्स सी द रिस्क फैक्टर्स. यहाँ पे हाई बर्थ ऑर्डर यानी ग्रेविडा 5 और मोर जो वीमेन है उनमें ये पॉसिबल रहता है, ये चांस होता है कि उन्हें एब्राप्शियो प्लासेंटे हो. देन एडवांसिंग एज ऑफ मदर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, माल न्यूट्रिशन एंड स्मोकिंग. दीज आर द सम केसेस जिनमें ये केस प्लासेंटल एब्रप्शन होने के चांसेस होते हैं. Now let's see etiology. इसमें सबसे पहला है PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री-एक्लैम्प्सिया या एसेंशियल हाइपरटेंशन. एनी ऑफ दिस कंडीशन जिसमें कि पेशेंट का BP हाई होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है प्लासेंटा के, दे अंडरगो वेजोस्पाज्म एंड सो इट लीड्स टू एनॉक्सिया later on it leads to rupture of blood vessels leading to separation of placenta. दूसरा कॉज हो सकता है जो बहुत ही कॉमन हो सकता है, वो है ट्रॉमा विच में अकर ड्यू टू अटेम्प्टेड वर्शन, RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और प्रोसीजर लाइक एमनियोसेंटेसिस. वर्शन यानी कि अगर बेबी ट्रांसवर्स या ब्रीच प्रेजेंटेशन में है तो हम उसे मैनुअली टर्न करके डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी है कि प्लासेंटा सेपरेट होने लगे. और एमनियोसेंटेसिस, यू नो दैट अगर हमने एमनियोटिक फ्लूइड निकालने की का प्रोसीजर कर रहे हैं और वो बिना USG गाइडेंस के कर रहे हैं, विदाउट सीइंग ब्लाइंडली कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम प्लासेंटा को इंज्योर कर दें and that will lead to trauma to placenta and it will lead to bleeding. Then sudden decompression of uterus can also cause, as you know that placenta जो है वो inelastic होता है, तो जैसे ही यूट्रस का साइज सडनली छोटा होने लगता है, तो दैट प्लासेंटा इज इनइलास्टिक, सो इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. तो ये जो है पॉसिबिलिटी, ये जो सडन डिकम्प्रेशन हो सकता है एज इन केस ऑफ फर्स्ट ट्विन डिलीवरी यानी
ट्विन डिलीवरी है जिसमें एक बेबी आउट हुआ है और सडनली यूट्रस का साइज छोटा हो गया जिसकी वजह से प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है. सेम गोज फॉर सडन एस्केप ऑफ लिकर इन पॉलीहेड्रोमनियाज. यू नो दैट पॉलीहेड्रोमनियाज में एब्डोमेन बहुत ही लार्ज रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड रहता है और एकदम से किसी रीज़न से अगर लिकर लीक आउट होने लगे या निकलने लगे तो सडनली यूट्रस का साइज छोटा होगा and that will lead to separation of placenta. It can also occur in case of premature rupture of membrane. Other etiologies are short cord can also cause placental abruption during delivery. अगर कॉर्ड का साइज बहुत ही छोटा है तो जैसे ही बेबी आउट होता है उसके ऊपर ट्रैक्शन होने लगता है और प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है. सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जिसमें सडन लो बीपी कॉज पैसिव एंगोजमेंट ऑफ यूट्राइन एंड प्लासेंटल ब्लड वेसल्स लीडिंग टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी कि बीपी एकदम से पेशेंट का अगर लो होता है तो सारे जो ब्लड है वो हर जगह के ब्लड वेसल्स में जमा होने लगेंगे. तो यूट्राइन ब्लड वेसल्स में भी ब्लड जमा होने लगेगा एंड दैट में लीड टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. Placental anomaly या circumvallent placenta, sick placenta, poor placentation with abnormal Doppler, folic acid deficiency. These are also some of the causes of placental abruption. Then uterine factor में placenta implanted on septum of septate uterus or on a submucous fibroid. As you can see here, I have brought a picture. Septate uterus जिसमें बीच में यूट्रस के बीच में एक सेप्टम होता है. So you can see अगर प्रेगनेंसी होती है उसमें और सेप्टम वाले पार्ट में प्लासेंटा इम्प्लांट हो रहा है जहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा प्लासेंटा को, तो in that case also it may start separating before time. Also in case of fibroid uterus और fibroid के ऊपर में प्लासेंटा इम्प्लांट हो रहा है. Then torsion of uterus can also lead to increased venous pressure and rupture of blood vessels. Cocaine abuse as it causes hypertension and vasospasm. Thrombophilia, bleeding disorders and prior abruption. These are some of the etiology of abruptio placenta. Now let's see clinical classification. According to the symptoms of the patient उसको grade दिया गया है. So first is grade 0. यहाँ पे पेशेंट में कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है और हमें डिलीवरी के बाद ही जब हम प्लासेंटा को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको देखकर पता चलता है कि यहाँ पे प्लासेंटा जो है सेपरेट हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So this is grade 0. Grade 1 is there is slight vaginal bleeding. Uterus is irritable but maternal BP and fibrinogen level is normal and FHS is good. Grade 2 is mild to moderate vaginal bleeding. Uterus tender होता है, pulse increase होता है पेशेंट का but BP normal होता है. Shock is absent but FHS is poor or absent. And grade 3 is bleeding is moderate to severe, marked tenderness in uterus, fetal death is rule, coagulation defect, shock and anuria is present. दिस इज़ अनदर पिक्चर जिसमें मैंने प्लासेंटल एब्रप्शन के कुछ डिग्रीज दिखाए हुए, जैसे कि मार्जिनल सेपरेशन जिसमें थोड़ा सा ही प्लासेंटा सेपरेट हुआ है. दिस इज़ पार्शियल मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्लासेंटा इज सेपरेटेड from both the side and this is complete separation. You can see the whole placenta is separated and यहाँ पे पूरा प्लासेंटा के पीछे में रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा कलेक्ट हो चुका है. Now here I have brought comparison between the clinical features of revealed and concealed type of placenta, abruptio placenta. जैसे कि ये कंसील्ड और मिक्स टाइप का सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम जैसा रहेगा और रिवील्ड के सिम्टम्स ये रहेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्टम्स क्या है. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन फॉलोड बाय ब्लीडिंग. देन एक्यूट, यहाँ पर जो है कंसील टाइप में यहाँ पे जो पेन रहेगा वो थोड़ा ही रहेगा, डिस्कम्फर्ट जैसा रहेगा, बट यहाँ पे एब्डोमिनल पेन इंटेंस रहेगा, एक्यूट रहेगा, विच विल बी फॉलोड बाय स्लाइट ब्लीडिंग. कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पे कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहेगा, डार्क कलर्ड रहेगा, स्लाइट टू मॉडरेट, वेरस यहाँ पे कंटिन्यूस डार्क रहेगा, स्लाइट ब्लीडिंग रहेगी और ओनली ब्लड स्टेन या फिर ओनली ब्लड स्टेन सीरियस डिस्चार्ज होगा. जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड पैलर, ये दोनों
को मैं एक साथ ही डिस्कस करती हूँ कि जो इट विल बी प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस एंड शॉक विल बी एब्सेंट यूजुअली, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग जैसे ही हो रही है वो बाहर आ रहा है। सो पेशेंट को हम ऐसे कंडीशन में जल्दी डॉक्टर के पास लेकर आते हैं तो पेशेंट का कंडीशन उतना बुरा नहीं रहता। एट द सेम टाइम जो जितना ब्लीडिंग हो रहा है उसके हिसाब से पेशेंट का जनरल कंडीशन जस्टिफाई होता है। वैसे ही पैलर, फॉर द पैलर ऑल्सो जितना ब्लीडिंग हो रहा है द पैलर इज रिलेटेड टू दैट मच ऑफ ब्लड लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट में काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, काफ़ी ब्लड अंदर जमा हुआ है, और थोड़ा सा ब्लीडिंग जब बाहर आता है एंड बाय द टाइम वी ब्रिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल शी मे बी इन शॉक, और उसका जो जनरल कंडीशन रहता है इट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू विजिबल ब्लड लॉस। उसका पैलर भी जो रहेगा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू विजिबल ब्लड लॉस रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग थोड़ा ही नज़र आ रहा है बट एक्चुअली इंटरनली काफ़ी ब्लीडिंग हो चुका है। फीचर्स ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया इसमें एब्सेंट रहता है ज़्यादातर, यहाँ पर इट इज़ यूजुअली सीन टू बी प्रेजेंट। फीटल पार्ट एंड एफएचएस, क्योंकि यहाँ पे अंदर में कोई भी ब्लड कलेक्शन नहीं हुआ है, सो फीटल पार्ट इजीली पैल्पेबल रहता है और एफएचएस इज प्रेजेंट। उसका रीज़न भी वही है, जैसे कि पेशेंट ब्लीड हुई, हमने तुरंत लाया, तब तक कि इतना कंडीशन वर्स नहीं हुआ था कि फीटस का डेथ हो जाए। और यहाँ पर फीटल पार्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैल्पेट बिकॉज यूट्रस और फीटस के बीच में हेमाटोमा रहेगा ब्लड का, जिसकी वजह ब्लड कलेक्टेड रहता है और जिसकी वजह से हमको पार्ट फील करने में मुश्किल होती है। और by the time we bring patient to hospital, it is possible that baby is dead, so FHS is often absent. यूट्राइन हाइट इज प्रोपोर्शनेट टू जेस्टेशनल एज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन देर इज़ नो हेमाटोमा, सो जितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन है एक्चुअली में, जैसे 32 वीक्स है तो 32 वीक्स के हिसाब से ही यूट्राइन हाइट मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्योंकि अंदर में हेमाटोमा कलेक्ट हो चुका है तो जो फंडल हाइट इज़ मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे यूट्राइन फील इज नॉर्मल विथ सम टेंडरनेस, थोड़ा बहुत टेंडरनेस रह सकता है, बट यहाँ पे जो यूट्रस है वो काफ़ी टेंडर, रिजिड और टेंस रहता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे, यूएसजी, एमआरआई, दिस में बी डन टू सी द लोकल, मतलब टू फाइंड आउट वेयर द प्लेसेंटा इज लोकेटेड एंड ऑल्सो टू नो कि हाउ मच ब्लीडिंग इज डन हैज़ how much bleeding has happened already, and to check the size of retroplacental clot. Then blood investigation में हम CBC, HB, grouping, cross matching etc. करेंगे so that we can be ready with blood transfusion. coagulation profile किया जाएगा and urine for protein is done. मैनेजमेंट प्रिवेंशन, हम कभी भी मैनेजमेंट में देखते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन का। तो हमने जो भी एटियोलॉजी देखा है उस एटियोलॉजी में जो भी प्रिवेंशन किया जा सकता है हम वो कर सकते हैं ताकि पेशेंट में एब्रप्शन प्लासेंटा ना हो। तो सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया और अदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर सो दैट पेशेंट डज नॉट लैंड अप विथ एब्रप्शन प्लासेंटे। एमनियोसेंटेसिस अगर करना पड़ रहा है तो इट शुड बी डन अंडर यूएसजी गाइडेंस सो दैट वी डोंट इंज्योर द प्लासेंटा। देन अवॉइड ट्रॉमा लाइक वर्शन, जैसा कि मैंने बताया कि और वैसे भी आजकल ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। आजकल सिजेरियन सेक्शन इज़ मोर ज़्यादा सेफ हो गया है, इसलिए अगर ट्रांसवर्स या ब्रीच या कोई भी माल प्रेजेंटेशन है तो वी प्रेफर टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन रादर देन डूइंग वर्शन। देन सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस अवॉइड करना है हमें। अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, इसमें पेशेंट को यूजुअली हमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आराम करने के लिए कहना है और ऑल्सो पेशेंट को जब भी वो उठ रही है बेड पर से तो उसे स्लोली उठने के लिए बताना है। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड एंड करेक्शन ऑफ एनीमिया। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट जो हम पेशेंट में करेंगे अगर उसे एब्रप्शन प्लासेंटा होता है तो जैसे ही पेशेंट ब्लीड हो रही है और वो घर पर है, हमें क्या करना चाहिए, पुट द पेशेंट टू बेड, असेस ब्लड लॉस बाय चेकिंग हर पैड्स एंड क्लोथ्स, assess vitals and note the degree of anemia. क्विक बट जेंटल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद में वी हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल
जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ प्रेजेंट है, जैसे कि एक्सपर्ट नियोनाटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनआईसीयू, ब्लड बैंक, ओटी, ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर अंडर वन रूफ। ऐसे हॉस्पिटल में हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। हॉस्पिटल में आने के बाद हमें क्या करना है, क्विक असेसमेंट एंड नोट द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, go through reports of previous investigation, check if patient is in labor, look for any complications, type and grade of placental abruption, ये सब हमें असेस करना है। उसके बाद में अगर पेशेंट शॉक में, तो हमें उससे पहले रिससिटेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पुट अ वाइड बोर्न आईवी कैन्यूला, collect blood and send for grouping and cross matching so that we can arrange blood. Also check coagulation profile of the patient, start fast RL, जब तक कि हम ब्लड अरेंज कर रहे हैं तब तक फास्ट आरएल स्टार्ट कर सकते हैं। देन क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल वेलबींग। इसके बाद में जब पेशेंट स्टेबल हो जाती है तो हमें डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर मैनेजमेंट: इमीडिएट डिलीवरी या मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, विच इज रेयरली डन इन दिस केस। Immediate delivery में, if patient is already in labor, we have to accelerate labor by low rupture of membrane and adding oxytocin drip, और vaginal delivery हम conduct करेंगे। किस केस में हम vaginal delivery करेंगे, जब placental abruption बहुत कम हुआ है, FHS बहुत अच्छा है और prospects of vaginal delivery soon, यानी कि patient already 7-8 centimeter dilated है और हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी बेबी आउट हो जाएगा। और अगर पेशेंट फीटस इज ऑलरेडी डेड तो हम ऐसे केस में LSCS नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर vaginal delivery. Then if patient is not in labor and grade 1 abruption and bleeding is continuing, so in such case we can either do induction of labor or cesarean section. तो किस केस में हम इंडिकेशन, हमने नॉर्मल डिलीवरी किस केस में करेंगे अभी देख लिया, सिजेरियन सेक्शन हम किन केसेस में करेंगे। अगर सीवियर एब्रप्शन है बट फीटस अलाइव है, सर्विक्स अनफेवरेबल है और हमको ऐसा लग रहा है कि वजाइनल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वजाइनल डिलीवरी, देन अपीयरेंस ऑफ एडवर्स, इसके साथ ही साथ पेशेंट में एडवर्स फीचर्स नज़र आने लग रहे हैं, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस का साइन दिख रहा है या फॉलिंग फाइब्रिनोजन या ओलिग्यूरिया। तो इन सच केसेस वी विल नॉट ट्राई फॉर लेबर नॉर्मल डिलीवरी, वी विल टेक द पेशेंट फॉर LSCS। देन इंडिकेशन फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ये जो है ऑलरेडी मैंने बताया कि ये बहुत ही रेयरली किया जाता है, क्योंकि इन दिस केस एनी टाइम सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा में इंक्रीज एंड बेबी में डाई, सो ये नहीं किया जाता, बट इन सम एक्सेप्शनल केस इट मे बी डन। It is done only in case if grade 1 abruption is there and with alive fetus but premature fetus, fetus काफ़ी premature है, तो ऐसे में हम we can try to continue the pregnancy. So यहाँ पे continuous monitoring of fetal well-being is done, पेशेंट को एडमिट करना है और पेशेंट को continuously fetal well-being हमें मॉनिटर करना है। बीटामेथासोन एज यू नो दैट, ऐसे जिसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, मदर को बीटामेथासोन दिया जाता है टू कॉज फीटल लंग मैच्योरिटी। देन any but in this case, as I already told that any time more separation and bleeding occur and death of fetus may occur, so this is a major risk to do expectant management and it is rarely done. Complications of abruptio placentae are hemorrhage and shock, DIC, that is disseminated intravascular coagulation, and renal failure and uterine atony and PPH. So I hope this topic is clear to all of you. Thank you for watching my video. Please keep sharing my videos and keep watching. Thank you once again. Bye bye.